हाय, मैं हूँ हर्ष और मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये फिर से जो है हिस्ट्री जो है क्लास 6 का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है जो छूट गया था। तो इसमें हम इसको पूरा करेंगे। अगर खेती और पशुपालन की शुरुआत करें, खेती के इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर और जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। देखो, ये सब सारे साक्ष्य तो कहीं लिखी किसी ग्रंथ में तो मिले नहीं हैं। तो कहीं न कहीं जैसे इतिहासकार हैं वो कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ जैसे मान लिया चावल के साक्ष्य कहीं मिल गए, कहीं गेहूँ के साक्ष्य मिल गए, कहीं तो कहीं न कहीं उनकी कल्पना ही, वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर इन्होंने लिखा है। कि जैसे मान लिया खेती का विकास कैसे हुआ होगा, कहीं एक आध जगह में कहीं ऐसे स्थान पर गए होंगे जो मानव, और वहाँ उन्होंने कुछ पौधे देख लिए होंगे। तो वहाँ पर जैसे मतलब उन्होंने उनको निकालने के बाद कुछ अपना भोजन किया, कुछ पकाया, कुछ ऐसे ही खा लिया, ठीक है। तो देखा कि जैसे मतलब निकालते टाइम कुछ अनाज जो है गिर गया था और गिरने के बाद में वो फिर से उग गया। तो कहीं न कहीं आज भी जैसे मान लिया हम लोग हैं, खेती करना, जैसे मान लिया बच्चे हैं, अब घर में जाते हैं मम्मी पापा के साथ में, तो भाई खेती जब करते हैं तो बच्चों को एकदम कोई ग्रंथ में तो लिखा नहीं। अब बच्चे हैं, उस क्लाइमेट में रह रहे हैं। पापा के साथ देखा है कि पापा ने नवंबर में गेहूँ बोया था और उसके बाद में मार्च या अप्रैल की तरफ जो है कटाई शुरू हो गई। उसके बाद में फिर देखा कि वही जून जुलाई की तरफ जो है धान की रोपाई होती है और फिर उसके बाद में वही जो है नवंबर से पहले ही अक्टूबर नवंबर में कटाई होने लगती है। तो कहीं न कहीं उनको सीज़न का पता होने लगता था कि कैसे धान की रोपाई होती है, कैसे जो है गेहूँ की बुआई होती है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने भी ये कल्पना की कि कैसे-कैसे इंसान ने खोज किया होगा। अब जैसे मान लिया जंगली जानवरों के बारे में उन्होंने कहा कैसे उन्होंने पशुपालक बनाया, जानवरों को पालतू बनाया होगा। अब जैसे कहीं एक जगह रह रहे होंगे, कोई भी ऐसा पशु आया जिसको अभी जैसे मान लिया कोई भी किसी पक्षी को आप जो है पालना चाहते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले उसको थोड़ा चूमने के लिए पक्षी को डालते हो, फिर धीरे-धीरे वो आपसे फ्रेंडली हो जाता है, फिर वो आने लगता है आपको, तो धीरे-धीरे फिर वो आपके साथ में रहने लगता है, आपको अपना मित्र समझने लगता है। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि जैसे कुत्ता है, कुत्ता जैसे मान लिया पीछे-पीछे घूम रहा होगा तो उन्होंने पहले उसको मांस का टुकड़ा डाला, फिर धीरे-धीरे वो फिर उनके पीछे-पीछे घूमने लगा, ठीक है। तो धीरे-धीरे वो उनसे फ्रेंडली होने लगा और उन्होंने उसको पालतू बना लिया। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे मतलब जो पालतू हो गया उसको अन्य जानवरों से सुरक्षा करने लगे, जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, बैल है। तो इन सब चीज़ों को धीरे-धीरे उन्होंने अपना पालतू जानवर बनाया। करके क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया? ठीक है, तो इसके बारे में सोचना शुरू करना, क्योंकि कुत्ता आज भी जैसे मान लिया थोड़ा पालतू है और जैसे मान लिया कई ऐसे जानवर हैं जो, जैसे कुत्ता क्या है, आप कहीं भी जाओगे तो पीछे-पीछे चल देगा। तो कुत्ता थोड़ा वफ़ादार भी होता है, तो उसकी वो कुछ लगा होगा कि उनको ये जानवर कुछ ज़्यादा ही वफ़ादार है। और कुत्ता क्या है कि जैसे मान लिया अगर कहीं जा रहे हो अपने, अगर वो थोड़ा ज़्यादा ही आपसे मिला है, फ्रेंडली है, तो अगर आप पे कोई आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो भी दौड़ पड़ता है। तो इस कारण जो है उसको पालतू बनाया होगा। लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों को देखभाल करने को घरेलू करने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनसे बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जो बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। भाई देखो, आज भी आपने देखा होगा कि पौधों की कई प्रजातियां हैं, लेकिन मनुष्य ने कैसे गेहूँ है और जौ है, धान है, इन्हीं की खेती करना है, क्योंकि और भी तो पौधे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये हमारे खाने योग्य हैं, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। और जैसे मान लिया जानवर तो और भी हैं, ठीक है। तो
जैसे मान लिया गाय है, भैंस है, बकरी है, किसी अब मनुष्य है, मनुष्य ने शेर को तो पालतू बनाना नहीं सोचा। चाहता तो कुत्ते की जगह शेर को भी पालतू बनाता, लेकिन शेर को नहीं पालतू बनाया क्योंकि उसको पता था कि अगर हम इसको पालेंगे, इतना भी करेंगे, ये हम पे आक्रमण जरूर कर देगा और हमारी जान खतरे में है। इसलिए उन्होंने उसको पालतू नहीं बनाया। जिसको वो कंट्रोल कर सकते थे, यानी जिसको वो रख सकते थे, उसी को उन्होंने धीरे धीरे कहा कि जैसे मतलब सोचा कि ये हम इसको रख लेंगे, तो उसी को उन्होंने पालतू बनाया। जो खतरनाक जानवर थे उनसे वो भी दूर रहे, और उनको दूर रहने के लिए उन्होंने अपने कुछ यंत्र बनाए, जैसे भाला, तिरछी वगैरह, इन सब चीज़ों का विकास किया। ठीक है, उनसे बचने के लिए साथ ही ऐसे अनाजों का भी उपयोग किया। साथ ही उन्होंने मजबूत डंडले अनाज के पके दानों को भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। अब जैसे मान लिया हम लोग हैं गेहूं के उत्पादन करते हैं, तो क्या करते हैं, अगर अच्छा गेहूं होता तो उसको बीज के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। जैसे मान लिया कई हिंसक, जैसा शेर क्या है, हिंसक जानवर है, वो बहुत जल्दी हिंसा कर देगा, मतलब तुमको भी क्षति पहुंचा सकता है, अन्य जानवरों को भी, इसलिए उन्होंने उसको पालतू नहीं बनाया। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया देखा गाय, भैंस, बकरी, इनके क्या है, इनके दांत छोटे होते हैं। ठीक है, इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती है। ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं, कई सौ साल पहले धीरे धीरे होता रहा। लगभग करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वे इसी प्रक्रिया की वजह से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्या कुत्ते को जानवर पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ बकरी। क्योंकि आपने देखा होगा कि देखो दूध निकालने की प्रक्रिया कैसे हुई होगी। जैसे मान लिया आप सोचो, एक ओपन माइंड से सोचो कि जैसे मान लिया कोई बकरी हुई, बकरी को कोई मेमना होगा, दूध पिला रहा होगा। अब छोटी है चूँकि उसको पकड़ सकते हैं, उन्होंने पकड़ के उसका देखा, यार ये वाइट वाइट टाइप का क्या बच्चा पी रहा है, तो उसको उन्होंने लगाया। उन्होंने सोचा अरे ये तो सफ़ेद टाइप का निकल रहा है, क्या देखें हम भी कुछ पी के देखते हैं। तो उन्होंने कुछ पात्र उठाया और उसमें उसको निकाला। अब मेमना तो पी रहा था, तो थोड़ा बहुत उन्होंने टेस्ट करके देखा, अरे ये तो पीने योग्य है। तो धीरे धीरे उनको लगा अरे ये तो पालतू बनाया जा सकता है, इसको तो हम मांस तो खाएंगे, दूध का भी हम सेवन करेंगे। तो धीरे धीरे क्या करें उन्होंने, अब उनके अंदर भावनाएं आ गई कि अगर हमको दूध पीना है तो हमको जानवर को ये सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ जानवरों को जो है सुरक्षित भी रखना शुरू कर दिया और उसका दूध पीने लगे। तो ऐसे ऐसे उन्होंने पशुपालन सीख गए, यानी मांस का तो सेवन करते करते आप साथ साथ में दूध का भी जब उन्होंने देख लिया अरे दूध भी पीने योग्य है, तो उन्होंने उन्हीं जानवरों का धीरे धीरे, पहले भैंस पाली, पहले बकरी पाली, फिर धीरे धीरे भैंस, ऐसे जानवरों को जो है करते रहे। कह रहा है एक नवीन शैली, जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तथा पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को उनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी तथा या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और इनका प्रयोग करते होंगे? जवाब में इसका कारण बताओ। अब फिर उसके बाद हम कहता है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब देखो जैसे मान लिया कोई भी चीज़ है, जैसे मान लिया उसको संग्रह करने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो मिट्टी खोद करके भाई जानवरों से बचाना है, तो उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित तो रखना पड़ेगा। अरे जानवर बच्चा देते थे जिनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उन्हें दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अब जैसे मतलब उन्होंने देखा कि जानवर हैं, अब इनको पालने से हमको दूध भी मिल जाएगा, तो उन्होंने क्या करा, उन जानवरों को पालना शुरू कर दिया कि चलो एक दिन मांस अगर नहीं मिलेगा तो कम से कम हम लोग दूध पी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, दूध भी पी कर रह सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि चलो हम जैसे जिस दिन जैसे मान लिया दूध है, दूध मान लिया बच्चे पियेंगे, ठीक है, और अगर जिस दिन नहीं होगा तो उस दिन हम लोग
दूध पी लेंगे। तो उन्होंने कुछ जानवरों को जैसे मान लिया जो जिनका जो दूध दे सकते थे उनको पालना भी शुरू कर दिया। भोजन के अतिरिक्त जानवरों में क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। इसमें कह रहा है क्या तुम कई नीले वर्ग दिख रहे होंगे। पता है इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। देखो मैप में हमने अपने अभी आपको दिखाया था एक रेड ट्रायंगल टाइप का दिखा था जिसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ऐसे आपको जो मैप में हम दिखाएंगे तो उसमें जो है नीले वर्ग दिख रहे हैं जिसमें उस बिंदु को दर्शाता है जिन्हें पुरातत्व में शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जैसे मान लीजिए पशुपालक साक्ष्य क्या मतलब वहाँ पे खुदाई की और उनको जानवरों के पहले जो है बहुत पुरानी हड्डियाँ मिली। ये पूरे उपमहाद्वीप में बाहे गए हैं। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं यहीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते थे। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष, ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। देखो जानवर जैसे मान लिया अब इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या जानबूझकर आग लगाई होगी। तो आग अब अभी जैसे मान लिया अभी क्या है हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लिया घरों में आग जलती है तो कई सारे देहात क्षेत्र में क्या करें मतलब खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में उसमें जैसे मान लिया आग राख टाइप की बची है उसको भर के उन्होंने कहीं जा कर के फेंक दिया और धीरे धीरे कहीं सूखी खरपतवार से मिलने धीरे धीरे वो आग लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ रहा होगा कि मतलब आग लग गई होगी और घरों में जैसे मान लिया अनाज वगैरह जल गया होगा। तो जलने के बाद में क्या होता है खरपतवार में ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ गई तो वो चीज़ें दब गई। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, अब पहले दीवारों वालों को जैसे बनाने का तो कोई वो था नहीं। अब जैसे मान लिया उन्होंने पहले पहाड़ी इलाकों पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे पहाड़ टाइप के थे तो उसमें कुछ गुफाएं टाइप की मिल गई तो उसमें अपना जीवन यापन करने लगे या धीरे धीरे पत्थरों को तोड़कर उन्होंने गुफाएं बनाई। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मान लिया ज़मीन के नीचे भी आज भी लोग बनवा के जैसे आर्मी वगैरह है बंकर बनाती है। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों में झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं जैसे बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को देखो उन्होंने देखो हमेशा उन्होंने हर चीज़ में लिखा मिलती होगी। ऐसा कोई मतलब ज़्यादा उन्होंने कोई प्रमाण टाइप का नहीं दिया है। ठीक है, कि नहीं ऐसा वो करते होंगे मतलब उन्होंने एक कल्पना की है। ठीक है, और कुछ साक्ष्य भी मिले तो उन्होंने सोचा कि अगर ये घर बनाया होगा तो इसके पीछे का क्या तर्क होगा तो उन्होंने सब सोच करके लिखा है। ठीक है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब जैसे मान लिया कहीं जैसे मान लिया घर के अंदर कहीं जगह है अगर कहीं चूल्हा जलाने की जैसे मान लिया आग जलाने की कोई प्रक्रिया तो आपको लगेगा कि चलो कोई बात नहीं यहाँ पर खाना। अब कहीं खेतों में लगा मतलब आग जलने के प्रमाण मिले तो फिर वहाँ यही दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वो लोग जैसे मान लिया अनाज को पकाने के लिए जैसे मान लिया 4-5 लोग बैठ गए उन्होंने सोचा कि चलो आज कुछ यहीं पे कुछ बनाते हैं तो यह हो सकता है। यह हो सकता है कि वहाँ 4-5 लोग गए हों अपने खेतों में जैसे खेतों को मतलब जानवरों से सुरक्षा के लिए उनको बचा रहे हों तो हो सकता है उनको ठंड लग रही हो तो उन्होंने अपने आग जला ली। तो यही 2-3 कारण हो सकते हैं। आज भी जैसे मान लिया आप अगर खेतों में जाते हैं ऐसा कुछ देखते हैं तो आप यही सोचते हैं कि या तो यहाँ पर कुछ पकाया गया होगा या यहाँ पर जैसे सुबह का मौसम है अगर सर्दी का मौसम तो आप ये सोचेंगे यहाँ लोग आग को मतलब जला करके अपने सर्दी को बचा रहे होंगे। तो 2 ही 3 कारण हो सकते हैं। उन्हें ठंड के मौसम में कह रहा है क्या पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों में झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिलते हैं जैसे बुर्जोहम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। इसमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है इसलिए उन्हें नवपाषाण युग माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनको धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई गई।
ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए मिले। देखो सबसे पहले क्या होती है, मतलब हड्डियाँ थी तो थोड़ा मजबूत होती हैं। आज भी जैसे मतलब कुछ जानवरों की हड्डियाँ आप देखना तो थोड़ा मजबूत होती हैं। तो पहले क्या था कि जैसे पत्थर सबसे पहले तो हड्डियों के औजार बनाए। हड्डियों के औजार बनाने के बाद धीरे धीरे उनको पत्थरों का वो लिया, तो पत्थर कोई मिल गया तो उसको तोड़ा। अरे देखा ये तो नुकीला टाइप के बनाए। आज भी पत्थर तोड़ो, आप तोड़ के देखो कुछ नुकीले टाइप के पत्थर मिलते हैं, तो उनको नुकीले पत्थरों का फिर देखा कि हड्डियों से ज़्यादा मजबूत है। तो धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, एकदम नहीं क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, अब देखो ये पत्थर के हैं, ठीक है औजार। कहीं नवपाषाण युग के स्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी मिला है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। जैसे चावल है, गेहूँ है और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही हो गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं लोग धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग कपास के क्या परिवर्तन हर जगह एक साथ ही हो गए होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ एक तरफ कई लोग जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, तो क्या है कि मतलब धीरे धीरे लोग, जैसे मतलब कुछ लोगों को मांस अच्छा लगता था तो अपना मांस का भोजन किया करते थे, और कुछ लोगों को जैसे मान लिया अनाज वगैरह अच्छा लगता था तो अनाज खाया करते थे। कह रहा सूक्ष्म निरीक्षण, कह रहा मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मानचित्र, कह रहा मेहरगढ़ ढूंढो, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। देखो ये मेहरगढ़ का चित्र जो दिखाया गया है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी का पालन करना सीखा। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे कई कमरे मिले हैं, किसी में अनाज का भंडारण भी किया जाता होगा, ऐसा उन्होंने कल्पना की। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसा सच मिले थे। क्या कह रहे हैं, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे ही दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। जैसे मान लिया इसमें देखो कि इसमें कमरे हैं, ठीक है, कमरे भी बने हुए हैं और भी चीज़ें जो हैं देख सकते हैं। कह रहे में ऐसी कब्रें भी मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए भी रखा होगा। अब उन्होंने ऐसा, जैसे मान लिया पहले मानव था, इतना विकास नहीं हुआ होता, उन्होंने सोचा अरे कोई बात नहीं, दादाजी मर गए, अब इनको चलो आखिरी टाइम है, इनको दफनाते हैं तो कुछ लाओ एक बकरी भी साथ में दे देते थे, हो सकता है इनको जो है, अगर हो सकता है ये उठ गए तो अपना खा लेंगे तो ऐसी उनकी जो सोच थी, धीरे धीरे उनकी सोच बदलती गई। ठीक है, क्या तुम बकरी को कंकाल के पहचान सकते हो? अब देखो जैसे बकरी के भी कंकाल मिले हैं और मनुष्य के भी कंकाल हैं। अब उन्होंने कहा कि कल्पना करो, अब इतिहासकार हैं, उन्होंने बच्चों से मतलब ये लिखने की कोशिश की है कि तुम आज से 12,000 साल पहले, अब ये सोचो कि 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते होंगे। अब मनुष्य आज तो क्या है, आज देखो बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। लोग पक्के मकानों में रहते हैं, पहले क्या था, कच्चे मकानों में रहते थे पहले, इससे पहले भी जो गुफाओं में रहते थे। ठीक है, आज तुम 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हैं। ठीक है, तुम्हारे मामा फूफा की एक भीतरी दीवार पर जो है तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो तो तुम रंग बनाओ, रेखाएं खींचोगे और उनमें रंग भरोगे। ये सब चीज़ें कहानियाँ हैं
और इनको पढ़ने के बाद अब देखो सबसे उपयोगी शब्द है आखेटक क्या है, खाद्य संग्रह है क्या। देखो आखेटक मतलब जो शिकार करते थे उनको आखेटक बोलते थे। खाद्य संग्रह, खाद्य खाद्य मतलब भोजन, संग्रह में इकट्ठा करना, ठीक है। पूरा स्थल जो पुराने उद्योग स्थल, जहाँ पर अब उद्योग का मतलब क्या, व्यापार स्थल में जगह, आवासीय स्थल जहाँ पर लोग रहते थे। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, ठीक है, नवपाषाण युग, इनका सब चीज़ों का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। अब इसको जैसे मान लिया आप पढ़ करके, जैसे मान लिया हमने जो अगर अच्छे से मतलब आपको मतलब रीड किया है आपके साथ, अगर आप अगर वो अच्छे से सुन रहे होंगे तो ये सारे कह रहे आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में किस लिए करते थे, क्योंकि उनको जो है गुफाओं में इसलिए करते थे क्योंकि वो एक स्थान में रहने का प्रयास करते थे। तो ऐसे इन सब चीज़ों को भर सकते हैं। घास वाले मैदानों का विकास कैसे हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी और वहाँ पर बारिश हुई और जो है घास वाले मैदानों का विकास हुआ। खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। ये क्वेश्चन है, आप इनको अपने हिसाब से बना करके लिखने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा हो इस वीडियो को फिर से सुने, ठीक है। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे और बाद में उसमें पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे। अब पहले जब मानव था उसका विकास हुआ, उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था। अब भूख लगेगी पेट पालने के लिए, आज भी क्या लोग मीट नहीं खाते हैं, लेकिन ज़्यादा ही बहुत से लोग हैं, बहुत कम ही जैसे मतलब मीट ज़्यादा खाते हैं और शाकाहारी भोजन का बहुत से लोग हैं सिर्फ शाकाहारी के प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग टाइप के मनुष्य सबसे पहले स्टार्टिंग में तो उन्होंने, जब उनको नहीं नॉलेज था, नहीं ज्ञान था, तो उन्होंने सिर्फ जानवरों का ही शिकार करना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे जब उनको खेती के बारे में नॉलेज हुआ और पेड़ पौधे के बारे में, तो उन्होंने फल फ्रूट इत्यादि खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें अब ये क्वेश्चन है, अब जैसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इसमें। मध्य पाषाण युग 12,000 से जो है 10,000 साल पहले, ठीक है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो इनको आप लिख लीजिएगा और इनको जो इन पर चर्चा करनी। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप चर्चा करोगे तो आप चैप्टर का पूरा सार समझ जाओगे कि आखिर तक खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारण को में क्या समानता है। अभी इसको आप सोचना शुरू कर दीजिए। आप देखो हिस्ट्री कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है, आप अगर उनके सब चीज़ों के बारे में जैसे मान लीजिए कुछ सच मिले आप उनको पढ़ो और उसके बारे में कुछ मंथन करना से शुरू कर दो। तो जब आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो तो चैप्टर अपने आप अच्छे से समझ में आएगा और उसमें कुछ फैक्ट डालते रहिए, ठीक है। तो जब आप उसके बारे में, आप जैसे मान लीजिए इस चैप्टर में आपने पढ़ा, आप उसमें आखेटा का खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, इसका जब आप रीजन सोचोगे ना तो फिर आप आराम से बहुत अच्छे से आप हिस्ट्री समझ सकते हो, ठीक है। आखेटक खाद्य संग्रह का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। अब किन किन चीज़ों के लिए करा जाता है आखेटक, अब मतलब शिकारी थे, अब जैसे जानवरों का शिकार किया, अब आग का उपयोग अगर जला लिया तो उन्होंने उस मांस को भूनने का प्रयास किया और उसको पका हुआ मांस खा रहे, यार ये तो बजाय उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो उन सब चीज़ अब उनको मतलब इस चीज़ की आदत पड़ेगी। अभी कुछ कोई भी चीज़ है, आप जैसे मतलब कोई भी चीज़ खा रहे हैं और उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा टेस्टी मिल जाए तो आपको कहोगे जैसे मसाले का उपयोग क्यों किया भाई, मांस को पकाया और मांस को कच्चा खा रहे हैं तो उनको इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं है। अब कोई भी चीज़ है, अगर आप भूख लगी तो आपको तो खाएंगे ही, लेकिन जब उससे ज़्यादा टेस्ट मिल जाता तो आप क्या करें, 2 रोटियाँ और ज़्यादा खा लेते हैं ना। तो आप देखा होगा कि अरे पका हुआ मांस उससे ज़्यादा मतलब टेस्ट अच्छा है और हम अच्छे से पचा भी सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने पका हुआ मांस खाना शुरू कर दिया। आखेटक खाद्य संग्रह आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए किया, आप इसको लिख सकते हैं। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना भिन्न था, 3 अंतर बताओ। अब पहले जैसे मान लिया कृषकों पशुपालकों का जीवन, अब पहले जैसे कृषक हैं जो आखेटक थे वो पहले क्या करते थे कि एक स्थान पे शिकार करते थे। शिकार करने के बाद अब मान लिया जैसे पशु हैं, अब धीरे धीरे वहाँ की ख़त्म हो गए, अब धीरे धीरे उन्होंने पलायन कर दिया कि अब दूसरी जगह चलते हैं। अब दूसरी जगह वहीं जाएंगे जहाँ नदियाँ होंगी, भाई नदी हैं तो वहाँ पर की कुछ जब पानी होगा तो वहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ उगेंगी तो उनको खाने के लिए जो शाकाहारी जीव जैसे मान लिया भैंस गाय बकरी और कुत्ता वगैरह, मतलब कुत्ता तो नहीं, कुत्ता तो वैसा जानवर है, तो वो जाएंगे। और जाएंगे तो उनको खाने के लिए क्या होगा कि मतलब दूसरे पशु आएंगे, दूसरे पशु जो मांसाहारी हैं तो उनको जब खाने आएंगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि मतलब जब जानवरों की वो होगी तो फिर वहाँ पर मनुष्य के लिए भी भोजन उपलब्ध हो जाएगा। अब जब जहाँ जानवर जाएंगे तो वहीं पे तो शिकार कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अभी जो कह रहे हैं इस तरह भिन्न था। अब जब उन्होंने खेती करना शुरू कर लिया तो फिर एक स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। अब खेती में क्या है कि जब खेती का विकास हो तो उन्होंने उस ज़मीन को खोदना जोतना शुरू कर दिया और वहाँ पर जो है सफाई कर ली और उसको धीरे धीरे जो है
अपना भोजन का उत्पादन करने लगे। अब उनको जो है एक तरह से भोजन मिले। तो इस तरह से आप 3 अंतर लिख सकते हो और इनको सोच करके लिखिएगा, ठीक है? धन्यवाद।